सीरिया के दमिश्क में इजरायल की बमबारी। जी हां, तस्वीरें सामने आई हैं। सीरिया का इंटेलिजेंस कमांड हेडक्वार्टर ध्वस्त हो गया। इस हमले में इंटेलिजेंस कमांड हेडक्वार्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सीरियाई सेना को शक्तिहीन कर रही है आईडीएफ। सीरियाई सेना के ठिकानों पर जबरदस्त हमले। सीरिया में इजरायली सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। इजरायल सीरियाई सेना के एयरबेस, पोर्ट, हथियार ठिकाने, एयर डिफेंस सिस्टम और केमिकल वेपन को तबाह कर रही है। भीषण हमले के साथ सीरिया की धरती पर इजरायल कब्जा करता जा रहा है। इजरायल की सेना और टैंक बटालियन अब सीरिया की राजधानी दमिश्क में सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को दमिश्क पर इजरायल का कब्जा होने जा रहा है या नेतन्याहू का कोई और प्लान है? अगर इजरायल का लक्ष्य कोई दूसरा है तो वो क्या है? सीरिया में असद की हार हुई। असद के विरोधियों की जीत हुई। दमिश्क में तख्ता पलट हुआ। और इसी के साथ इजरायल का मिशन विस्तारवाद शुरू हो गया। नेतन्याहू सेना भीषण हमला करते हुए सीरिया की जमीनों पर कब्जा करती जा रही है। इजरायल की पैदल सेना टैंक और तोप के साथ सीरिया में घुस चुकी है। उधर इजरायली एयरफोर्स सीरिया में ऑल राउंड एयर स्ट्राइक कर रही है। इजरायली वायुसेना सीरिया के एयरबेस, सैन्य बेस, नेवल बेस, हथियार गोदाम, पोर्ट, रिसर्च सेंटर को तबाह कर रही है। इजरायली बमबारी से सीरिया की धरती इस समय बुरी तरह से जल रही है। सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल ही उठा रहा है। इजरायली सेना सीरिया में माउंट हरमन से काफी आगे पहुंच चुकी है। सीरिया से आ रही खबरों के मुताबिक इजरायली ग्राउंड फोर्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सीरिया की राजधानी दमिश्क पर किसी भी वक्त इजरायल का कब्जा हो सकता है। इजरायली वायुसेना इस वक्त सीरिया की संपूर्ण शक्ति को खत्म करने में जुटी है। इजरायली सेना ने सीरिया के दरा प्रांत में जबरदस्त बमबारी की। इजरायल ने सीरिया में कामिशली एयरबेस को जला दिया। इजरायल ने अलमाज और कफ्र सौसा एयरबेस पर भी बमबारी की।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने सीरिया के सभी MiG-29 लड़ाकू विमान को खत्म कर दिया है। इजरायल की बमबारी में सीरियाई एयरफोर्स के SU लड़ाकू विमान की पूरी स्क्वाड्रन समाप्त हो गई। इजरायल ने सीरियाई सेना के उन हथियार गोदामों को टारगेट किया जहां केमिकल बम, मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन रखे हुए थे। इजरायल ने लताकिया पोर्ट पर भी जबरदस्त बमबारी की। ये वो प्रांत है जहां पर रूस का एयरबेस है। दमिश्क में हवाई हमले कर इजरायल ने रिसर्च सेंटर को ध्वस्त कर दिया। इजरायल की बमबारी में सीरियाई सेना की कमर टूट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 घंटे के ऑपरेशन में इजरायल ने सीरिया के अंदर 350 टारगेट को तबाह किया। इस दौरान सीरिया के सभी लड़ाकू विमान, सभी हेलीकॉप्टर, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार गोदाम खत्म हो गए। इजरायल सीरियाई सेना के हथियारों को इसलिए भस्म कर रहा है ताकि ये विद्रोहियों के हाथ न लग जाए। इजरायली वायुसेना हवाई हमले कर रही है तो इजरायल की पैदल सेना सीरिया के शहरों पर कब्जा करते हुए दमिश्क की तरफ बढ़ती जा रही है। और सीरिया में तख्ता पलट का सबसे ज्यादा फायदा इजरायल उठा रहा है। वो बिना किसी रोक-टोक या डर के अपने पड़ोसी देशों पर हमले कर उनकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। सीरिया में सरकार गिरते ही उसने सीरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। इजरायली सेना गोलन हाइट्स से बहुत आगे पहुंच गई और सीरिया में कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। लेबनान में समझौते के बाद एक बड़े हिस्से को इजरायल ने लगभग अपना बना लिया है। गाजा को पूरी तरह से समतल कर उसने उत्तरी गाजा पर कब्जा शुरू कर दिया है। उत्तरी गाजा में इजरायल ने कॉलोनियां बसानी शुरू कर दी हैं। इजरायली सेना यही काम वेस्ट बैंक में भी कर रही है। मतलब कई इलाकों पर कब्जा कर वहां इजरायल के लोगों को बसाया जा रहा है। और इस तरह नेतन्याहू और उनकी सेना एक साथ 4 फ्रंट पर अपने विस्तारवादी नीति को गति देकर ग्रेटर इजरायल बनाने के मिशन में जुट गई। नेतन्याहू ने एक के बाद एक जो बयान दिए हैं वो उनके खतरनाक मंसूबे को जाहिर कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल अब मध्य पूर्व का पूरा समीकरण बदल रहा है। गोलन हाइट्स को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने पहली बार ऐलान कर दिया है कि गोलन हाइट्स हमेशा इजरायल का एक अविभाज्य हिस्सा रहेगा। इजरायली सीमा से सटा 1800 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसका नाम है गोलन हाइट्स। दमिश्क से गोलन हाइट्स की दूरी सिर्फ 60 किलोमीटर है। यह पहले सीरिया में था लेकिन अब इस पर इजरायल का कब्जा है। लेकिन अब इजरायल गोलन हाइट्स से भी 40 किलोमीटर आगे तक कब्जा कर चुका है। इजरायली सेना इस वक्त जहां पर है वहां से दमिश्क सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि या तो इजरायल सीरिया पर कब्जा करने जा रहा है या फिर सीरिया के कुछ हिस्सों का इजरायल में विलय करने के लिए सैन्य अभियान लॉन्च किया है। इजरायल के इस हमले के खिलाफ चीन, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आवाज उठाई है। लेकिन इजरायल ने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आपत्ति के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, सीरिया में इजरायल का अभियान अस्थायी है।
ये कदम इजराइल की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि नेतन्याहू दुनिया को धोखे में रखकर सीरिया का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लेंगे। सवाल यही है कि सीरिया में इजराइल की दिलचस्पी की वजह क्या है। दरअसल सीरिया में इजराइल का सैन्य अभियान इजराइल के विस्तारवाद का हिस्सा है। इजराइल गोलन हाइट्स पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। सैन्य अभियान के जरिए सीरिया को मजबूत न होने देने की कवायद है। इजराइल के आसपास से ईरान की मौजूदगी को काटना है, ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करना है, हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई काटना है और ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करना नेतन्याहू का लक्ष्य है। यही वजह है कि इजराइल बेहद सुनियोजित तरीके से सीरियाई सेना के हथियार, उसकी हथियार फैक्ट्री, हथियार गोदाम, एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन को ध्वस्त कर रहा है, ताकि सीरिया की सेना अगले 2 दशकों में खड़ी ही ना हो सके। ताकि मध्य पूर्व में इजराइल को आंख दिखाने वाला कोई देश ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वहीं सीरिया में तुर्की का भी सैन्य ऑपरेशन चल रहा है। एसडीएफ के ठिकानों पर तुर्की का हमला, यूएस समर्थित एसडीएफ के ठिकानों पर हमला। يعني صار جسرة عربات شاطون دبينا दरअसल सीरिया में विद्रोह की आग एक रणनीति के तहत भड़काई गई। इस रणनीति का मास्टरमाइंड बाइडेन, बेंजामिन और सीआईए को कहा जा रहा है। इन तीनों ने मिलकर एक ही झटके में अरब के शक्ति समीकरण पलट दिए हैं, पुतिन की ग्लोबल महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर दिया है। इसके साथ ही ईरान के अरब का लीडर बनने के सपने को भी तोड़ दिया है। यह सब हुआ है एक चेहरे के जरिए, यानी अबू मोहम्मद अल गोलानी के जरिए। रूस और ईरान पर हुए इस बड़े हमले के बाद पुतिन और खामनेई बहुत बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में है। देखिए कैसे गोलानी के जरिए अमेरिका ने ईरान को बर्बाद किया, रूस को चोट पहुंचाई और कैसे यह रणनीति विश्व विनाश का आधार बन सकती है। تركها مزرعة للأطماع الإيرانية. सत्ताईस नवंबर को सीरिया में विद्रोह की आग भड़की, लेकिन इसकी रणनीति बहुत पहले ही सीआईए और बाइडेन के दफ्तर में तय की जा रही थी। इस रणनीति में अमेरिका का सहयोगी बना इजराइल। गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन के बीच भले ही मतभेद रहे, लेकिन सीरिया की रणनीति पर दोनों पूरी तरह सहमत थे। तुर्की बॉर्डर से सटे इदलिब में सक्रिय एचटीएस विद्रोही संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल गोलानी को इस रणनीति को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई। अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य थे सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट, असद की विदाई से सीरिया में रूस की सैन्य शक्ति को खत्म करना, सीरिया के जरिए इजराइल की सीमा से ईरान का कनेक्शन काटना और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी को खत्म करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गोलानी के जरिए सीरिया में विद्रोह कराया गया। अब सीरिया में सत्ता का हस्तांतरण होने जा रहा है। दमिश्क में असद सरकार में पीएम रहे मोहम्मद गाजी अल जलाली और एचटीएस प्रमुख अबू मोहम्मद अल गोलानी की बैठक हुई। इस बैठक में मोहम्मद गाजी अल जलाली ने गोलानी को सत्ता हस्तांतरण करने पर सहमति जताई।
जलाली ने कहा है कि एचटीएस कमांडर को सीरिया की सत्ता सौंपी जाएगी। सीरिया की सत्ता की बागडोर मिलने का ऐलान होते ही गोलानी ने पहला हमला ईरान पर किया। गोलानी ने जीत को इस्लामिक देशों को समर्पित किया, लेकिन ईरान को सीधी चेतावनी जारी कर दी है। ईरान अरब का खलीफा बनने का ख्वाब देखता है और इस सपने के लिए जरूरी है सीरिया, क्योंकि सीरिया के जरिए ही इजराइल को तबाह करने की रणनीति लागू की जा रही थी। ईरान सीरिया के जरिए इराक, जॉर्डन में अपनी रणनीति लागू करता रहा है। सीरिया की जमीन पर प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाकर इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। 40 साल से ईरान सीरिया और लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार देकर शक्तिशाली बना रहा था। सीरिया में एचटीएस सरकार बनने से ईरान और हिजबुल्लाह का लैंड ब्रिज ध्वस्त हो चुका है। लेबनान में इजराइल के हमलों से हिजबुल्लाह पहले ही बहुत कमजोर हो चुका है और अब सीरिया में गोलानी राज स्थापित होने से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और गोलानी के आते ही ईरान का इजराइल की सीमा से कनेक्शन खत्म हो चुका है। ईरान लैंड रूट के जरिए हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई करता रहा है। ये हथियार ईरान से रवाना होकर इराक पहुंचते थे और उसके बाद बशर सरकार के संरक्षण में रखे जाते थे। यहां से जरूरत के हिसाब से लेबनान हथियार भेजे जाते थे। लेकिन गोलानी सरकार बनते ही सीरिया में ईरान का मिशन खत्म हो गया है। सीरिया से हथियार भेजने के लिए 2 लैंड रूट थे, पहला अल जोया पास और दूसरा अल अरीदा पास। इसके अलावा भूमध्य सागर से भी नावों के जरिए हथियार लेबनान रवाना किए जाते थे। गोलानी सरकार आने से सीरिया में यह हथियार सप्लाई रूट भी बंद हो गया और ईरान का भूमध्य सागर कनेक्शन भी कट गया। सीरिया से ईरान का खेल खत्म होते ही हिजबुल्लाह को शक्ति आपूर्ति मुश्किल हो जाएगी और हिजबुल्लाह इतना कमजोर हो जाएगा कि इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सकेगा। इसलिए गोलानी को सत्ता में लाया गया है। गोलानी के सत्ता में आते ही सीरिया में रूस के सैन्य बेस भी खतरे में आ गए। ये तारतूस नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। 5 दिसंबर को सीरिया के तारतूस बेस पर रूस के युद्धपोत नजर आ रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को रूस ने तारतूस नेवल बेस को पूरी तरह खाली कर दिया। रूस के सभी युद्धपोत यहां से जा चुके हैं। बशर की विदाई के बाद रूस को अपने सैन्य बेस भी खाली करने पड़ रहे हैं। रूसी सेना के वाहन सीरिया के बेस छोड़ रहे हैं। रूस ने 9 सितंबर को अयन अल अरब बेस खाली कर दिया है। यह बेस तुर्की सीमा के नजदीक है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से संपर्क साधा है। रूस ने सीरिया से अपनी सेना को निकालने के लिए तुर्की की मदद मांगी है। अबू मोहम्मद अल गोलानी को अमेरिका का मोहरा कहा जा रहा है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है सीरिया पर इजराइल के हमले। इजरायली सेना दमिश्क के करीब तक पहुंच चुकी है। सीरिया पर इतने बड़े हमले होने के बाद भी एचटीएस प्रमुख गोलानी चुप है। गोलानी शासन में इजराइल अपना बफर जोन तैयार कर रहा है। अमेरिका एचटीएस को आतंक की सूची से बाहर करने वाला है। यूरोप के देश भी एचटीएस का नाम आतंक की सूची से हटाने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल दौरे पर जाने वाले हैं और सीरिया पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही गुटों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ये प्रमाण है कि गोलानी अमेरिका का मोहरा है और अमेरिका अपने हित साध रहा है। अमेरिका और इजराइल की इस रणनीति से रूस को बड़ी चोट लगी है और क्रोधित पुतिन कोई विनाशक कदम उठा सकते हैं।
ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि पुतिन बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पुतिन की सेना सीरिया में फंस चुकी है। सीरिया में रूस के सामरिक हितों को चोट लगी है। ऐसे में पुतिन कोई अप्रत्याशित फैसला ले सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला कर सकता है। हालांकि रूस के रक्षा मंत्री ने ज़ेलेंस्की के इस दावे को पागलपन करार दिया है, लेकिन अरब में जिस तरह से पुतिन खेमे को चोट पहुंची है, उसे देखते हुए इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता कि सीरिया का विद्रोह एक बड़ी जंग का आधार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो सीरिया की सत्ता पर अब एचटीएस का कब्जा है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है। अराजकता हावी है। अब सीरिया से क्रूरता की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। विद्रोही बशर अल असद से जुड़ी सारी निशानियां मिटा देना चाहते हैं। इस बीच एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें सेना और सरकार से जुड़े बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पकड़कर बीच चौराहे पर सजा देने की तैयारी है। हालांकि कई अफसर हिजबुल्लाह की मदद से सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। जो पकड़े जा रहे हैं उन्हें बीच चौराहे पर फांसी पर लटकाया जा रहा है। इतना खौफनाक माहौल है, फिर भी एचटीएस चीफ ने सीरिया में अमन और विश्वास का दौर लौटाने का दावा किया है, जबकि सीरिया से आ रही तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही है। सीरिया में हालात खौफनाक हैं। विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं, लूटपाट की जा रही है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका हिजबुल्लाह और इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सीरिया के सैन्य ठिकानों पर भी हमले कर रहे हैं। यानी सीरिया में तबाही का जलजला जारी है। लेकिन इस सब के बीच सीरिया से कई खौफनाक तस्वीरें भी आ रही हैं, जो विद्रोहियों की क्रूरता को बता रही है। विद्रोहियों की क्रूरता। पहली तस्वीर, एचटीएस के लड़ाके असद सरकार और सेना से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है, जिन्हें पकड़कर कत्ल कर रही है। इस वीडियो में असद के भतीजे को पहले बीच चौराहे पर मारा पीटा, फिर फांसी दे दी। जिसको लटकाया गया उसका नाम सुलेमान असद है। सुलेमान असद सीरियाई सेना में बड़ा अफसर था। इतनी बेरहमी से हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया में लोगों का गुस्सा भड़क गया है। विद्रोहियों की क्रूरता। दूसरी तस्वीर, अब इस वीडियो में देखिए कैसे बेरहमी से दो युवकों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। दमिश्क में दोनों को हाथ बांधकर गोली मारी। ये दोनों एलवाइट समुदाय के थे। बशर भी एलवाइट समुदाय से आते हैं, इसलिए एचटीएस के टारगेट पर सीरिया में एलवाइट समुदाय के जुड़े लोग आ चुके हैं। विद्रोहियों की क्रूरता। तीसरी तस्वीर, मनबिज में कई लड़ाकों की सरेआम हत्या कर दी गई। इस वीडियो में देखिए एक शख्स के बाल पकड़कर उसे घसीटा गया, फिर सरे राह उसे गोली मार दी गई। ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां बशर सरकार से जुड़े लोगों से असद सेना के सैनिकों और कुर्द लड़ाकों को सरेआम मारा पीटा जा रहा है। एचटीएस का खौफ इस कदर है कि अब कुर्द लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। ये सरेंडर का वीडियो है। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस बीच असद सरकार के अफसरों और सेना के अफसरों को लेकर एचटीएस ने ऐलान कर दिया है। एचटीएस चीफ मोहम्मद अल गोलानी ने कहा है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। इनके बारे में जो भी सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। गोलानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, खौफनाक सजा देंगे, जिसका ट्रेलर असद के भतीजे को बीच चौराहे फांसी देकर दिखा भी दिया।
गोलानी के ऐलान से पहले ही असद सरकार से जुड़े रहे अधिकारी और सेना के सीनियर ऑफिसर सीरिया छोड़कर भाग गए और कुछ ऐलान के बाद से लेबनान और तुर्की में शरण ले रहे हैं। उन्हें भगाने में हिजबुल्लाह के लड़ाके मदद कर रहे हैं जो सीरिया से लेबनान बॉर्डर तक पहुंचा रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक अली ममलूक भी देश छोड़कर भाग गए। उन्होंने बैरूत में शरण ली है। हालांकि इसके उलट एचटीएस ने कई ऐसे ऐलान भी किए हैं जिसे सुनने के बाद सीरिया में जिंदगी सामान्य हुई है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं, शिया मस्जिदें खुल गई हैं, सैनिकों को सार्वजनिक माफी दी जा रही है। इसके अलावा एचटीएस ने ऐलान किया है कि महिलाओं को लेकर किसी भी तरह के कट्टरपंथी नियम लागू नहीं किए जाएंगे। यानी एचटीएस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीरिया में तालिबान जैसा शासन नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बीच चौराहे पर फांसी दी जा रही है, गोली मारी जा रही है। असद सरकार से जुड़े लोगों की लिस्ट बनाकर उन्हें तलाश किया जा रहा है। ऐसे में गोलानी के उन दावों पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी साख बनाने और सीरियाई लोगों का भरोसा जीतने के लिए शराफत का नकाब पहन लिया हो। एक बार पूरा कंट्रोल हो जाए, उसके बाद क्रूरता का खौफनाक दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।